चलिए दोस्तों, कवि मौला राम जी के बारे में दो बातें देख लेते हैं। पहली बात है कि मौला राम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। मौला राम जी का जन्म श्रीनगर गढ़वाल में 1743 में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्ष से याद रखना है। और सेकंड वर्ष से आपको याद रखना है कि मौला राम जी के पूर्वज यानी मौला राम जी के वंशज दिल्ली से गढ़वाल किस वर्ष से आए थे। तो मौला राम जी के वंशज दिल्ली से गढ़वाल आए थे 1658 ईस्वी में। ये वर्ष आपको याद रखना है। कहाँ आए थे? श्रीनगर गढ़वाल में आए थे। और उनके क्या नाम थे? उनके नाम थे श्यामदास और हरदास। किसके साथ आए थे? ये आए थे दारा सिकाओ के पुत्र सुलेमान सिकाओ के साथ। श्रीनगर गढ़वाल में मौला राम जी के दो पूर्वज श्यामदास और हरदास आए थे। इन दोनों के नाम याद रखने हैं। तो दो चीज़ें याद रखनी है। 1743 में जन्म, 1658 में मौला राम जी के पूर्वज गढ़वाल में आए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में आए थे। और किस मुग़ल के साथ आए थे? तो ये सुलेमान सिकाओ के साथ आए थे। बहुत से लोग दारा सिकाओ को टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। सुलेमान सिकाओ को याद रखना है। और इनके नाम है श्यामदास और हरदास। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि मौला राम जी के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था मंगत राम। मंगत राम मौला राम जी के पिता का नाम था, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है मौला राम जी के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम था गुरु राय सिंह, जिनसे इन्होंने चित्रकला और चंडिका की उपासना विधि सीखी। मौला राम जी चित्रकार थे और एक अच्छे दार्शनिक भी थे, और राजनीति कला में भी प्रवीण बताए जाते हैं। श्रीनगर में मौला राम जी ने चित्रशाला बनाई थी। उसी में वे कला साधना में अपना ध्यान लगाते थे। इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं। मौला राम जी को कौन कौन सी भाषाएं ज्ञात थीं? हिंदी आती थी, फारसी आती थी और संस्कृत आती थी। इनकी रचनाएं तीन ही भाषाओं में मिलती हैं। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, फारसी, संस्कृत मुख्य रूप से मिलती हैं। अगर हम इनके मुख्य कार्यों की बात करें तो गढ़ राजवंश काव्य इनकी कृति है, इसको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। गढ़ राजवंश काव्य किसने लिखा है? मौला राम जी ने। और श्रीनगर दुर्दशा नामक लंबी अर्जी किसने लिखी है? तो ये लिखी है मौला राम जी ने। और एक आध्यात्मिक ग्रंथ है मनमत सागर, ये भी मौला राम जी ने लिखा है, इसको भी याद रखना है। और अनुवाद किया है अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में। और ऋतु वर्णन किसने लिखी है? ये भी मौला राम जी ने लिखी है। मौला राम जी ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है। और ये पूछा जाता है कि गढ़ राजवंश काव्य किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे हिंदी, फारसी, संस्कृत और ब्रज भाषा। तो आपको याद रखना है गढ़ राजवंश काव्य लिखा है ब्रज भाषा में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और एक और प्रश्न आपसे हम यहाँ पूछते हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो बहुत बार रिपीट होता है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसने और किस भाषा में लिखी है? ये आपको पता होना चाहिए विनय पत्रिका के बारे में। विनय पत्रिका किसने और किस भाषा में लिखी है? कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रश्न एक बार रिपीट हुआ है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ आपको दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनका सही मिलान करना है। क्या आप कर सकते हैं? हब, जॉयस्टिक, नोटपैड और एंड्रॉयड। हब क्या है? हब एक नेटवर्क डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। नोटपैड क्या है? नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है। और एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने बहुत अच्छे से किया होगा इसे। अब देखिए, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। चार ऑप्शन हैं। राइट आंसर है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ये इसका राइट आंसर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय की गणना में
निम्न में से किसको शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है राइट आंसर। कितना प्यारा प्रश्न है और बहुत से लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौकीदार की आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है मूल्य वर्धित विधि, ये है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि। आय विधि भी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है और व्यय विधि भी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है, लेकिन निवेश विधि यहाँ राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि को मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं, तो याद रखना है 3 विधियों से हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा या प्रयोज्य निजी आय के द्वारा। राइट आंसर है प्रयोज्य निजी आय के द्वारा किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रयोज्य निजी आय क्या होती है? जब आपकी इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद जो आपको इनकम प्राप्त होती है उसे कहा जाता है प्रयोज्य निजी आय। तो याद रखना है आपको जो इनकम मिलती है, जो आपको सैलरी मिलती है, उसमें से जब माइनस कर दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद जो आपको इनकम मिलती है शुद्ध रूप में, उसे कहा जाता है प्रयोज्य निजी आय। जैसे यहाँ एक और प्रश्न है आपके लिए नीचे, निम्न में से कौन सा प्रयोज्य आय का विवरण प्रस्तुत करता है? तो अब आप आसानी से बता सकते हैं प्रयोज्य आय का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर जो घटाने के बाद शेष शुद्ध वेतन, अप्रत्यक्ष करों को घटाने के बाद शेष शुद्ध वेतन, मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद शेष शुद्ध वेतन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, प्रयोज्य आय का संबंध है प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद शेष शुद्ध वेतन जो आपको मिलता है वही होता है प्रयोज्य आय। यानी आपके वेतन में से, आपकी सैलरी में से जब माइनस कर लिया जाता है डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद जो आपको मिलती है इनकम यानी जो सैलरी मिलती है वो होती है आपकी प्रयोज्य शुद्ध आय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम में बनने की संभावना रह सकती है इसकी। प्रश्न है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो वो कौन सी समिति थी जिसने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राइट आंसर है राज्य समिति। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब? राइट आंसर है नलकूप, जिसका कुल सिंचाई में 46% योगदान है। यानी नलकूप का भारत की सिंचाई व्यवस्था में 46% योगदान है। खेती के साथ पशुपालन करना कहलाता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। राइट आंसर आपको बताना है खेती के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिश्रित फार्मिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? धान, चाय, कहवा या चीनी? भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, याद रखना है। और चाय
वो क्षेत्र है जहां महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। तो पूछा जाता है निम्न में से वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है, तो वो है चाय। प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाती है वर्ष 1998 में। इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्टार्ट किया जाता है, 4 ऑप्शन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत होती है वर्ष 2005 में, और इस समय थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन बी यहाँ राइट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदू विकास दर प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1991 में उदारीकरण से पहले, वर्ष 1991 में उदारीकरण की पॉलिसी अपनाई गई थी। उससे पहले भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक वृद्धि दर को इंगित करने के लिए हिंदू विकास दर का प्रयोग किया जाता था। हिंदू विकास दर का संदर्भ है, ये संबंधित है अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक वृद्धि दर से, यानी अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक दर से संबंधित है हिंदू विकास दर, याद रखना है। वर्ष 1991 में उदारीकरण से पहले भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक दर संबंधित है हिंदू वृद्धि दर से, ये प्रश्न याद रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देश की जीडीपी का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजार मूल्य पर जीडीपी।